नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, 7 और 8 डेट आ गई है, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 50 एमसीक्यूज़ होंगे, सोशल साइंस के हैं और इसमें मेनली आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे आपको अब थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। देखिए क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी-सी टफ होती है। आपको लैंग्वेज को कमांड करना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी हो, लेकिन क्वेश्चन आसान ही होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, जैसे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल। तो बिल्कुल सही बात है। जो 1960 में क्या हुआ था, जो स्टेट्स थे उनको मतलब जो बॉम्बे था उसको डिवाइड कर दिया गया था। मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया था, गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात बना दिया गया था। बात बिल्कुल सही है। In 1966 the Punjab was also divided into states of पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 1966 की अगर बात करिए तो पंजाब को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कुछ रीजन जो था जहाँ पंजाबी बोल रहे थे लोग उसको पंजाब कर दिया गया, जहाँ हरियाणवी बोल रहे थे उसको हरियाणा कर दिया गया। लेकिन दोनों बातें जो है देखिए एक्सप्लेनेशन कहीं एक दूसरे का कोई रीजन नहीं बता रहा है। तो दोनों असर्शन और रीजन आपस में सही तो हैं, लेकिन रीजन में कहीं भी असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, अब अगर एक्सप्लेनेशन छुपा होता तो कुछ इस तरीके से होता कि डिवीजन जो हुआ बाइलिंगुअल बेसिस मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, ऐसा कुछ अगर रीजन देते कि डिवाइड क्यों किया गया, मतलब इसके आगे आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन असर्शन के आगे आप बिकॉज लगा दीजिएगा और बिकॉज लगाने के बाद अगर आपको आंसर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रीजन भी करेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू। लद्दाख को लिटिल तिब्बत क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन को टफ कर दिया गया है। अब लिटिल तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि तिब्बत की कुछ चीजें इसमें मिलती होगी, तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी क्या तिब्बत के पास में है इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहेंगे, बिल्कुल गलत। रिलीजियस सिमिलैरिटी, देखिए वहां पर भी बहुत ज्यादा बुद्धिज्म है, यहाँ पे भी बुद्धिज्म है, बिल्कुल सही बात है। क्यूजीन सिमिलर है, मतलब खान पान सिमिलर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी, मतलब वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज अगर आप देखेंगे लद्दाख में भी बोली जाती है, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है इसलिए। ठीक है, ये नहीं कि तिब्बत के पास में है इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोलते हैं। तो बी सी और डी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी और डी। ठीक है, मतलब ऑप्शन को देख के सीधे आप मत कर दीजिएगा। इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं रिलीजियस सिमिलरिटी देखिए तुरंत बी पे टिक लगा दिया, अरे ऑप्शन ये है। ठीक है, ऑप्शन वो नहीं है जिस पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज क्वेश्चन बाय पीपल फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो 7th सेंचुरी मतलब अगर देखा जाए तो 7th सेंचुरी के बाद की बात हो रही है। इसके बाद कौन सा ऐसा आइडिया था जिसको लोग क्वेश्चन करने लग गए थे, ये पूछा गया है। ओनली ह्यूमन बीइंग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ, क्या ह्यूमन बीइंग ही केवल पास करते हैं काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ, गलत है। देखिए हिंदी में भी दिया है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी गलत है। सोशल प्रिविलेजेस आर रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ, ये इसको क्वेश्चन करने लग गए थे कि जो भी सोशल प्रिविलेजेस हैं क्या ये केवल एक मतलब किसी भी पर्सन की बर्थ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का प्रमाण है, इसको क्वेश्चन करने लग गए थे लोग। ठीक है, मतलब जो जन्म के आधार से भेदभाव हो रहा था उसको क्वेश्चन किया जा रहा था। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ अर्थ सराउंडिंग थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, व्हाट कीप्स द एयर रिमेन अराउंड द अर्थ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, आपको पता होगा एयर आसपास रहती है, एटमॉस्फेयर पूरा बना हुआ है, तो एटमॉस्फेयर क्यों बना हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, एटमॉस्फेयर जो बना है एक फोर्स की वजह से बना है जिसको कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और ये सारे क्वेश्चन जो है पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप देख लीजिए कोई बहुत हाई लेवल का स्तर नहीं रहता, स्तर बहुत आसान रहता है। बस क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। अगला कह रहा है, अब देखिए फिर असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इट वाज ड्यू टू शाहजहांस रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज्ड टुगेदर इन ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस।
ठीक है? तो यहाँ पर एक कहा गया कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। मतलब सबको एक मिक्स कर दिया गया था, फ्यूज़ कर दिया गया था। फ्यूज़न का मतलब होता है सबको मिक्स कर दिया गया। ठीक है, सही बात है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है? हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये स्टेटमेंट जो है कि दिल्ली और आगरा को मतलब बहुत सारे ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। तो क्या था, दिल्ली में चीज़ें अलग तरीके से बन रही थी, आगरा में अलग तरीके से बन रही थी। तो यहाँ पर जो आप रीज़न देखेंगे, ये स्टेटमेंट जो है ये इसको रीज़न बता रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी। अब कौन-कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में है? क्लास 6 का ही क्वेश्चन है। क्लास 6 की एसएसटी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बहुत आसान है वैसे। कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सन केवल यही दिया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन टिक लगा दें क्योंकि ये तो प्रेजेंट है। लेकिन क्या आपको देखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं? तो सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ये भी है, सैटेलाइट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, मेटेरॉइड्स भी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ए नहीं सही होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें सारे के सारे जो हैं सभी सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो इसमें टिक लगाया जाएगा। रीड द स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लास 8th की एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा टॉपिक। पहला दिया गया, इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन इन 3 वॉल्यूम्स। बिल्कुल सही बात है, पब्लिश करी थी इन्होंने। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। एंशिएंट नहीं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में नहीं डिवाइड किया गया था। इसको मेनली मतलब हिंदुइस्टिक डिवाइड किया गया, इस्लामिज़्म को डिवाइड मतलब इस्लामिज़्म में डिवाइड किया गया और तीसरा जो है वो ब्रिटिश काल में डिवाइड किया गया था। तो ये एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न का जो कहना है वो गलत है। तो इसमें ए सही है और आर फॉल्स है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो किस तरीके से डिवाइड किया आपको ये पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बिल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा होगा जो रेलवे नेटवर्क है आज के टाइम पे वो माउंटेनियस जो एरियाज है वहां पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल ही गलत। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। माउंटेन्स आर हाईली इरोडेड, ये भी गलत है। माउंटेन्स व्यू पे मेकिंग, ये बिल्कुल ही गलत है। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन टफ रहते हैं, क्वेश्चन नहीं टफ रहते हैं क्योंकि बस क्वेश्चन को समझना पड़ता है। जो बड़ा क्वेश्चन जरूरी नहीं वो टफ ही हो, बड़ा क्वेश्चन जितना होगा वो उतना ही आसान होता है, बस उसको डर के मारे लोग पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ना आपको अच्छे से है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। इन 1770 अ टेरिबल फेमीन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो बंगाल फेमीन आई थी, बिल्कुल सही बात है। अबाउट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, ये भी बात सही है और ये चीज आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिल जाएगी। जो हम लोग ने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे हैं उसमें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि बाहर से सवाल पूछ लिया जाएगा कोर्स के, ऐसा कुछ नहीं होगा। चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। कॉनीफेरस, क्या कॉनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर ग्रो करते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे माउंटेनियस एरियाज में ग्रो करते हैं, जिसमें मतलब इस तरीके के आप जो फॉरेस्ट देखते हैं ये कॉनीफेरस मतलब ये कोन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि बर्फ गिरती है तो अपने आप से नीचे चलती चली आती है। ये यहाँ नहीं देखने को मिलते। बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, बिल्कुल सही बात है। सब ट्रॉपिकल रीजन में बेसिन लाई करता है। ठीक है। मानसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड है, भी गलत है। बेसिन लाइज हैड अ वेरी टोपोग्राफी, ये भी गलत है। ठीक है। मेनली इसमें जो सही आंसर है वो यही है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बुक स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर। ये जो बुक है ये भी आप क्लास 8th की एनसीईआरटी में देख पाएंगे, दी हुई थी। मतलब जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी। स्त्री पुरुष तुलना पूछा गया है किसने लिखी है, तो ताराबाई शिंदे ने ये लिखी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोशल रिफॉर्मर थी ये। The earliest evidence of growing crops like wheat and barley are located in which of the following places? तो देखिए व्हीट और बार्ले की बात करी गई है, तो व्हीट और बार्ले के जो एविडेंस हम लोग को मिलते हैं सबसे पहले वो कहाँ के मिलते हैं? तो गारो हिल्स के नहीं मिलते, सुलेमान और किरथर हिल्स के मिलते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे आज के पाकिस्तान साइड जो रीजन है वहां पर देखेंगे तो ये हड़प्पा की बात मेनली हो रही है
और वो हड़प्पा जो रीजन है वो मेनली उसी तरफ देखने को आपको मिलेगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रीजन एंड असर्शन पे क्वेश्चन है। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दे आर गुड एट। देखिए स्टीरियोटाइप के बारे में पूछा गया है। स्टीरियोटाइप ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी विचारधारा बहुत ज्यादा रखते हैं, नई चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। क्या ऐसा होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो बात बिल्कुल सही है। अब क्यों रोकती है? स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिक क्वालिटीज एंड स्किल्स इन इंडिविजुअल्स एंड फिट देम इनटू वन पैटर्न। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैसेस हैं, मेनली ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या टफ दे दिया गया कि दो सबसे इंपॉर्टेंट गैस बतानी चाहिए। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। इसके बाद जो रेस्ट गैसेस है वो 1% में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है CO2 का वो कितना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल CO2 ही होती है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पहला दिया गया, द वेद समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। तो देखिए 1864 में एस्टैब्लिश हुआ था वेद समाज, और मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ था, बात बिल्कुल सही है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज, नहीं, वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से, जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज था उससे इंस्पायर था, ये गलत है। तो बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है। तो कहाँ हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। Child Marriage Restraint Act was passed in 1929. According to this act, what was the respective minimum age approved for men and women? तो men और women के लिए जो एज रखी गई थी, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 1929 का आया उसमें क्या रखी गई थी? तो मेन के लिए 18 था और वुमेन के लिए 16 था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। बिल्कुल सही बात है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ जूट। तो ग्रोथ ऑफ जूट को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये यहाँ पर आपको बता रहा है। जूट आपको पता होगा मेनली जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन है उसमें जूट जो है बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और ये मेनली बांग्लादेश और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल, नहीं एलुवियल सॉइल तो उत्तर प्रदेश बिहार इन सब में भी है, तो यहाँ तो ज्यादा ग्रो नहीं करता है। लाइट टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए 17th क्वेश्चन में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले में कहा गया विंड ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट, हाउ डू विंड ब्लो। अब देखिए विंड कैसे ब्लो होती है, पूरा पूरा चैप्टर है जिसमें आप हीट देखेंगे क्लास 7 में, उसका एक क्वेश्चन है। विंड कैसे ब्लो करती है, तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट एज। अब देखिए टॉरिड जोन वो जोन होता है जहां पर मैक्सिमम हीट आती है, लेकिन मैक्सिमम हीट क्यों आती है? लैंड लॉक बिल्कुल गलत है, बाउंडेड बाय ओशन बिल्कुल ही गलत है, मिड डे सन इज एग्जैक्टली हियर, ये बिल्कुल सही है। जो बिल्कुल दोपहरी का सन होता है बिल्कुल इसके सामने होता है, इसीलिए टॉरिड जोन पे सबसे ज्यादा हीट आती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लाइन ड्रॉन्स कैन अ ग्लोब आर नोन एज, मतलब ऑन अ ग्लोब, यहाँ ऑन अ ग्लोब होगा। लाइट ड्रॉन्स ऑन अ ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड क्या होती है, लेटी हुई लाइन, ऐसे ये लेटी हुई लाइन है ना, इसको लैटिट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसी जो सीधी सीधी लाइंस होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे सीधी सीधी आप देख सकते हैं लाइंस होती हैं, वैसे सर्कुलर होती है ये। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज लाइंस, इन लाइंस का पर्पस क्या होता है, क्यों बनाई गई हैं लाइंस, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए बनाई गई हैं, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है HSRA को लेके, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को लेके कौन सी बात गलत है, इसमें ये चीज पूछी गई है। तो पहला दिया गया, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन खत्म हुआ तब HSRA को फाउंड किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज फाउंडेड इन 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली इन 1928, बिल्कुल सही बात है।
ये सही है, अमृतसर वाली बात गलत है कि इसको फाउंड 1900 में तो किया गया था, लेकिन अमृतसर में नहीं फाउंड किया गया था, ये गलत है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर एचएसआरए की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। 22 देखिए क्या कह रहा है, द महलवारी सिस्टम फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो होल्ट मैकेंजी ने क्या महलवारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन जमींदार। देखिए जमींदार के पास अब ये राइट नहीं था, ये पावर नहीं थी कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे और जाके कंपनी को दे। ठीक है, ये पावर किसको दे दी गई थी, विलेज हेडमैन को दे दी गई थी। तो ये भी बात अगर आप देखेंगे बिल्कुल ही सही है, लेकिन एक्सप्लेने रीजन में कोई मतलब असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन में कोई एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपको पता होगा रिसोर्स जो है लिमिटेड है आज के टाइम पे। ठीक है, पहले भी लिमिटेड थे, लेकिन अब जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो धीरे धीरे करके समाप्ति की तरफ अग्रसर है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, कौन सी बात इससे रिलेटेड सही है। ठीक है, हेल्प्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्स यूज को इंक्रीज कर देंगे तो नहीं हो पाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गलत है। रिसाइकलिंग रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज जो उनको रिसाइकल किया जाए, रीयूजिंग थिंग्स, ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सही है, ए सी और डी सही है, बी गलत है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पेरिया पुराणम अ तमिल वर्क इन्फॉर्म्स इट्स अबाउट हुम। अब देखिए पेरिया पुराणम, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब देखिए कंपटीशन में सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस रिसोर्स कैसे हो जाता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8th का चैप्टर है रिसोर्स। ठीक है, उसमें ये टॉपिक, ये चीज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है एमसीक्यू के ही फॉर्म में। ठीक है, तो जिस बच्चे ने हमारी 6 to 10th की एनसीईआरटी की एमसीक्यूज पढ़ी है, उसके लिए पेपर कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे खुद भी 107 और 108 नंबर थे जब मैंने सीटेट दिया था 2-3 साल पहले। ठीक है, तो हो जाता है आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि पेपर थोड़ा-सा लेंदी होता है। क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और वहीं गलतियाँ होती हैं। द प्रेरीज आर नोन एज़ ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, देखिए प्रेरीज को क्या बोलते हैं, ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मेनली यूएस में आप देखेंगे ये प्रेरीज देखने को मिलती हैं। सेलेक्ट द कंडीशन दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस व्हीट इन दिस रीजन, तो यहाँ पर सरप्लस व्हीट क्यों हो पाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला दिया गया पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी हियर, बिल्कुल गलत। आप समझ गए होंगे यूएसए है तो टेक्नोलॉजी ना यूज हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये बात सही है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन आर यूज्ड, ये भी बात सही है। लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन है, ये चीज गलत है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, तो बी और सी बी ऑप्शन में हो जाएगा। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27th क्वेश्चन पे आते हैं। 27th क्वेश्चन, द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ, कल ही हमने क्वेश्चन कराया था, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, 28th पे आते हैं। यहाँ पर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूजिक। जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास एक यूनिक कल्चर होता है, यूनिक ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेज होती है, म्यूजिक होता है, बात बिल्कुल सही है। और क्या दिया गया, रीजन में क्या दिया गया, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेदर, वाटर, पता नहीं वेदर लिखा है, वेदर होना चाहिए यहाँ पर। चलिए जो भी है इसको हटा ही देते हैं। आर रिगार्डेड एज वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब, ठीक है, यहाँ पर वाटर ही होना चाहिए, वेदर नहीं होगा, वाटर होगा, क्योंकि वेल्थ की बात हो गई है तो वाटर है। ठीक है, ट्राइब एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूज दीज टुगेदर, बिल्कुल बात सही है। लेकिन देखिए असर्शन कहीं ना कहीं, रीजन जो है कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है, कोई मतलब जोड़ नहीं है दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर फूड एयर, तो पानी फूड एयर के थ्रू जब एक से दूसरे में डिजीज स्प्रेड कर जाती है तो ऐसे डिजीज को क्या कहा जाएगा, बहुत आसान है, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, 30th क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन का है, दादा भाई नारोजी वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आईएनसी नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बिल्कुल ही गलत है।
प्रेसिडेंट तो रहे हैं, वो 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? और यहाँ तक कि जो दूसरे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो भी दादाभाई नौरोजी ही थे। पहले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे शायद दादाभाई नौरोजी थे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और 3 बार ये रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा जो सेशन हुआ था 1886 में हुआ था, पहला 1885 में हुआ था, दूसरा सेशन कोलकाता में हुआ था, जो उस समय कलकत्ता हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था, उसी के ये मतलब प्रेसिडेंट थे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, वो अगर असर्शन गलत है, तो अपने आप से रीज़न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो सही होना ही होना है। तो ऐसे भी आप टिक लगा सकते, वैसे क्या कहा गया? ही वाज़ अ बिज़नेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन एंड फॉर सम टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, अब देखिए इससे रिलेटेड पेडागोजिक क्वेश्चंस आ गए। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इंपॉर्टेंट एट एलिमेंट्री स्टेज। क्या एलिमेंट्री स्टेज पे इस सोशल स्टडी की जो टीचिंग है वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है। इट्स, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, बिकॉज लगाइए। अब बिकॉज के आगे आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जुड़ जाएगा इसमें। बिकॉज इट सेंसिटाइजेस द चाइल्ड टू सोशल इश्यूज, क्योंकि ये चाइल्ड को सेंसिटिव बनाता है सोशल इश्यूज के बारे में सोचने पे, मतलब फोकस करता है। एंड डेवलप्स इन हिम हर अ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, और इस तरीके से बच्चा जो है वो डिफरेंस और डाइवर्सिटी को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। 32 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर रीजन असर्शन रीजन का ही है। इसमें कहा गया, मैनी केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस इन इंडिया। तो बहुत सारे फार्मर सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं इंडिया में। क्यों देखने को मिले हैं? फेलियर ऑफ मॉनसून एंड एबिलिटी टू रीपे लोन्स लीड टू डिस्ट्रेस अमंग फार्म, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप यहाँ बिकॉज लगा देंगे, तो आप बिकॉज मतलब क्यों की, अब क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, तो देखिए वजह बिल्कुल साफ दी हुई है, बिल्कुल सही वजह है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33 देखिए क्या कह रहा है, 33 में कहा गया, आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर विच इंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड इनेबल देम टू टेक अप जॉब्स, सपोर्ट फैमिली इनकम एंड इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। तो इसके लिए कौन कौन से मेजर लिए जा सकते हैं? देखिए बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा अगर आप समझदार हैं तो भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय लिए जा सकते हैं? तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सेट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है, कि पार्लियामेंट में मतलब रिजर्वेशन देने से क्या यहाँ पर जो पूछा गया, वुमेन सेफ्टी, जॉब, सपोर्ट, फैमिली इनकम, इन सब चीजों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो इसको फिलहाल हम हटा सकते हैं, तो इसको ना मान के चलिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, सही बात है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, चाहे नाइट शिफ्ट में भी बात सही है, तो यहाँ पर ए, सी और डी जो है वो डायरेक्टली आंसर सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। अब देखिए इंक्वायरी अप्रोच जो होता है उससे रिलेटेड कौन सी बात इसमें सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है? तो यहाँ पर इट इनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनकरेज करता है, बिल्कुल सही बात है। इंक्वायरी मतलब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उपागम कहते हैं इसको, परिप्रश्न उपागम, ठीक है। इट हेल्प्स मेनी वेज टू गैदर एंड इवैल्यूएट एविडेंस, तो आप एविडेंस को गैदर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, बात भी बिल्कुल सही है इंक्वायरी अप्रोच में। टीचर डिसाइड्स द पेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल गलत। क्विक वे ऑफ लर्निंग, नहीं, क्विक तो नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो ए और बी सही है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 35th क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखिए स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए सोशल साइंस पढ़ाते समय, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज, मेनली यही होना चाहिए कि हम लोग हमारे जो आसपास की कई सारी सोसाइटीज हैं, उनके जो लोग उसमें रहते हैं, उनके कल्चर को समझ सकें। देखिए यहाँ पर दिया गया, डेवलप ड्रॉ मैप, मैप ड्रॉ करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई जाती है सोशल साइंस। डेवलपर रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, ये बात भी सही है, लेकिन मेनली जो यहाँ क्या पूछा गया था, स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव में ए ही ऑप्शन होगा। एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉर्डिनेट से भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन दैट मेक अप सोशल साइंस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। क्या ये सारे टॉपिक्स देखने को, मतलब क्या ये सारे मतलब सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन जो हैं देखने को मिलते हैं सोशल साइंस के? बिल्कुल सही बात है, यही देखने को मिलते हैं। देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज डिसिप्लिन, बिल्कुल सही बात, इंटर रिलेशनशिप होती है इसमें, लेकिन फिर वही चीज है कि रीजन जो है असर्शन को समझा नहीं पा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन अपने में सही है, रीजन अपने में सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन हो तब तो दे उसकी।
37th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाइल इवैल्यूएटिंग, अब देखिए इवैल्यूएशन पे आ गए, सोशल साइंस द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इट्स ऑब्जेक्टिव, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हेल्प करेंगे कि उसको मतलब जो स्टूडेंट है वो समझ सके कि ऑब्जेक्टिव, टीचर समझ सके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके। तो इसमें पहला दिया गया है, व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज्ड इन द सिलेबस, बिल्कुल सही बात है, कौन सी स्किल जो है उस पे एम्फेसिस दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। इट इज डिराइव फ्रॉम स्टैंडर्ड, और बिल्कुल सही, गलत है। देखिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से है, रेफरेंस है, उससे कोई मतलब नहीं होता। हाउ डिटेल्ड इज आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, ये भी गलत है। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज डिमांडेड ऑफ लर्नर ऑन ईच सोशल साइंस स्किल, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसमें ए और डी जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है इसमें। ठीक है। द इंडियन जुडिशरी अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, तो इंडियन जुडिशरी आपको पता होगा ये अपहोल्ड करती है रूल ऑफ लॉ को, विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे जो है जुडिशरी कभी भी दबाव नहीं झेलती है, दबाव उस पर नहीं पड़ता है। एंड मेंटेन्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, और ये गवर्नमेंट के एक्शंस को इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, क्यों ऐसा कर पाती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। जुडिशरी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, और जो केशव नंदा भारती केस था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में इसको डाला गया है। ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो सीसीई है उसका आपको बताना है, सीसीई सीसीई का बताना है कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट बताना है। ठीक है। तो पहला दिया गया है, इट मेक्स इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ये बात सही है। इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एज वेल एज को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फोकसेस ऑन मार्क्स, ये तो बिल्कुल ही, देखिए पढ़ के ही आप समझ सकते हैं मार्क्स पे फोकस कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि होता है मार्क्स पे ही फोकस, लेकिन पढ़ाने के लिए तो यही है कि मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40th, मेनी वर्कशॉप, मतलब बहुत ज्यादा आपको मतलब प्रैग्मेटिक नहीं रहना, बहुत प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, थियोरेटिकली आपको सोचना है, आइडियल कंडीशंस में वहां सोचना पड़ता है क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ हो रहा है। Many workshops and factories located in industrial areas employ casual workers because, अब देखिए बहुत सारे वर्कशॉप हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, ये इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं और ये कैजुअल वर्कर्स को मतलब रखते हैं। इसके पीछे रीजन पूछा गया, इसके पीछे रीजन जो है वो क्या है। तो इसमें पहला दिया गया है, दे कैन हायर एंड फायर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, बिल्कुल सही बात है। दे सेव ऑन सैलरीज एंड अदर जॉब बेनिफिट्स विच आर पेड टू परम, बिल्कुल सही बात, परमानेंट वर्कर रखेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके की सुविधाएं देनी पड़ेगी, लेकिन इनको देना वेना कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत जो दिहाड़ी होती देते हैं काम हो जाता है। कैजुअल वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम वेजेस, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है, इसमें डी कह रहा है कैजुअल वर्कर्स आर मोर हार्ड वर्किंग एज कम्पेयर टू परमानेंट वंस, ये गलत है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते ना कि कैजुअल वर्कर जो है ज्यादा काम करते हैं परमानेंट से, अरे परमानेंट भी काम करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 41 देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो दिया गया, एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग, देखिए जो पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने अरावली का केस देखा होगा। ठीक है, अरावली के केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी जिसमें कह दिया गया 100 मीटर से जो कम के पहाड़, मतलब जिसकी हाइट 100 मीटर से कम की होगी उसको अब अरावली की मतलब श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो उसकी बढ़िया खनन वनन हो सकता है, माइनिंग वाइनिंग हो सकती है। अब मान के चलिए अगर कोई किसी की हाइट 99.9 मीटर है, तो वो तो 100 के पास ही था बिल्कुल, लेकिन उसको अब अरावली में नहीं माना जाएगा, तो बढ़िया इसकी खुदाई कर दो। लेकिन लोगों ने इसका अपोज किया, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या था उसको चेंज करने के लिए एक तरीके से बुला लिया वापस। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी में पब्लिक को बहुत ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट होना चाहिए। इन सेक्युलरिज्म, अब देखिए यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात हो रही है। ठीक है, सेक्युलरिज्म में कहा गया, द स्टेट मेंटेन्स अ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, दिस मीन्स दैट, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए सेक्युलरिज्म में, स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन डिस्टेंस को बना के रखता है, बात बिल्कुल सही है। अब इसमें इसका मतलब क्या है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया।
तो पहला दिया गया है, इसका मतलब है स्टेट कुड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इनइक्वालिटी की बात करता है, लेकिन अगर कोई रिलीजन है, मतलब इक्वालिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है। लेकिन अगर कोई रिलीजन है जो इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया, तो स्टेट उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। स्टेट एंड रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, बिल्कुल गलत है। स्टेट एंड रिलीजन कैन नॉट ट्रांसग्रेस ईच अदर्स बाउंड्री, क्या एक दूसरे की बाउंड्री को कोई पार नहीं कर सकता, ये चीज पूछी गई है इसमें, ये भी गलत है। कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स व्हेन नीड अराइजेस, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए और डी इसमें सही हो जाएगा। कौन सा है? सी ऑप्शन है। 43 कह रहा है असर्शन एंड रीजन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया। असर्शन एंड रीजन थोड़े से पढ़ने में बड़े लगते हैं, लेकिन होते आसान है। ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक का मतलब यह है कि आपको किताब दे दी जाएगी, बढ़िया आप एग्जाम में आंसर लिखिए और किताब भी खोल के देख सकते हैं। बस उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको किताब में कहीं मिलेंगे ही नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोड लर्निंग टू मोर इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही बात है। ओपन बुक एग्जामिनेशन द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम बिफोर हैंड, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए इसमें मेनली क्या है, ओपन बुक एग्जाम रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बिफोर हैंड। देखिए एग्जाम से पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो कहा गया है ये पूरी तरीके से सही इसको नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एग्जाम के पहले अगर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, तो ये तो गलत है इसमें। ओपन बुक एग्जाम जो है बर्डन रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं रिड्यूस करते हैं कि वो एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना पड़ता, अरे पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये जो रीजन दिया गया इसमें ये चीज गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है तो ए इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44th, following are some question comment that you have received from your students in class. Which question reflect the students ability to critically look at the issue of poverty and inequality? तो पावर्टी और इनइक्वालिटी का इशू आपको किस में देखने को मिल रहा है, किस उसमें क्वेश्चन में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। Why is it that luxury cars and beggars can be both seen at traffic signal? बिल्कुल सही बात है कि आप देखेंगे ऑडी बीएमडब्ल्यू आपको उसी ट्रैफिक सिग्नल पे दिखाई पड़ती है, और उसी ट्रैफिक सिग्नल पे कोई छोटा बच्चा आपको भीख मांगता दिखाई पड़ जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? ये पावर्टी भी दिखाता है, इनइक्वालिटी भी दिखाता है, जो हमारे समाज में आज भी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चे का बिल्कुल सही है जो उसने पूछा है। 45th, which of the following statement is irrelevant representation of diagnostic evaluation? तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। दे आर यूज फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट द क्लास, क्या लर्निंग अचीवमेंट को कंपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं, यही इसका गलत है। At which stage of school education as per NCF 2005 are social science topics independently introduced to students in textbook? तो देखिए सोशल साइंस के जो टॉपिक्स है इंडिपेंडेंटली किस क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये मेनली अपर प्राइमरी स्टेज जो होती है वहां से इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस, तो सोर्सेस के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दे आर मोर एक्यूरेट इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। दे आर ऑल हिस्टोरिक इन, हिस्टोरिकल होते नहीं, गलत है। दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये भी गलत है, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, सब्जेक्टिव भी होते हैं। दे इंक्लूड अकाउंट ऑफ, ये सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। दे इंक्लूड अकाउंट ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें वन और डी जो है सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला सवाल 48th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज विल हेल्प स्टूडेंट क्रिटिकली लुक एट रोल ऑफ मीडिया इन द सोसाइटी। अब देखिए क्लासरूम में एक्टिविटी करनी है, तो कौन सी एक्टिविटी करी जाए जिससे बच्चों को रोल ऑफ मीडिया के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस मिल सके, ये पूछा गया। देखिए अब ये क्वेश्चन केवल देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया आस्किंग स्टूडेंट टू हैव अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन टॉपिक कैन द गवर्नमेंट प्रिवेंट सर्टेन न्यूज फ्रॉम बीइंग एयर्ड ऑन टीवी, बिल्कुल सही बात है। व्हाई इट माइट डू सो, क्यों करेगी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में दिया गया आस्किंग स्टूडेंट टू ब्रिंग क्लिपिंग्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर ऑन द सेम इशू, मतलब सेम इशू पे अलग अलग आपको न्यूज़पेपर से क्लिप्स लेके आनी है, उसकी कटिंग्स लेके आनी है जिसमें दिखाई पड़े कि कोई प्रो गवर्नमेंट है और कोई अगेंस्ट गवर्नमेंट है, दोनों तरीके की बातें कर रहा है। तो क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि उसकी पॉजिटिव बात भी हो गई और निगेटिव बात भी हो गई, दोनों की बातें हो गई उसको।
ठीक है, तो एनालाइज उसको कर दिया बहुत प्रॉपर तरीके से, तो ए और बी ऑप्शन सही है। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट न्यूज आइटम दे हैव रिसीव्ड, ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला चक्कर तो बहुत ही खराब है, ये सब इसमें नहीं आएगा, तो इसमें ए और बी बिल्कुल सही है। देखिए सोशल मीडिया या मीडिया, उसमें व्हाट्सएप नहीं आता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि व्हाट्सएप की न्यूज आप लेके चले आ रहे हैं, वो चीज गलत हो जाएगी। फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अ ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट सूटेड, तो ट्री चार्ट बनाना किस केस में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? टू गिव समरी ऑफ रेन ऑफ अ रूलर, तो किसी भी रूलर को, किसी रूलर का जो शासन काल है उसको बताने के लिए ट्री की जरूरत होती है? नहीं। टू इलस्ट्रेट द हायरार्की ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन पर्टिकुलर एरा सच एज वॉर, रिवोल्यूशन और सोशल मूवमेंट्स, ये बिल्कुल सही है, इसके लिए ट्री बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव, तो देखिए कौन सी ऐसी रिसोर्स हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे सोशल साइंस की क्लास जो है या क्लासरूम जो है वो इंक्लूसिव हो सकती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है सोशल साइंस की क्लासरूम को? डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, सभी कम्युनिटी सभी रिलीजन के बारे में बच्चे को थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, वो समझने की कोशिश करेगा उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे, तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, क्वेश्चन बहुत बेसिक से होते हैं। बस क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से पड़ता है, ऑप्शंस बड़े रहते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप समझ गए तो आपका उस सीटेट का एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी और भी कई सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो। डिटेल्ड में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाके देखिए, सारे वीडियोस लगे हैं और आपको आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।